बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास है ओस्टियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि ये होता क्या है। उसकी डेफिनेशन में हमें बता रहे हैं ओस्टियोमाइलाइटिस इज़ एन पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन। इस बात का क्या मतलब है कि ओस्टियोमाइलाइटिस एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है। पायोजेनिक का क्या मतलब है, यानी पस फॉर्मेशन हो जाना, पीप पड़ जाना। ओस्टियोमाइलाइटिस के अंदर बोन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर पीप यानी पस फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बोन के अंदर जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर पस फॉर्मेशन होती है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद क्या बता रहे हैं, द इन्फेक्शन कॉजेज टिश्यूज नेक्रोसिस, ब्रेकडाउन ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड डीकैल्सिफिकेशन। यानी इस इन्फेक्शन की वजह से जो बोन के टिश्यूज़ हैं वो नेक्रोसिस हो जाते हैं। नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, टिश्यूज़ की डेथ हो जाना, यानी बोन के वो जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा कि जो हड्डी का स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, यानी टूट फूट हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन हो जाती है और हड्डी की जो मजबूती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो भी वहाँ पर कैल्शियम होता है वो बोन से निकल जाता है, जिसकी वजह से बोन की स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती। तो इससे क्या होगा, बोन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, खोखली हो जाएगी और डैमेज हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आल्दो इट रिमेन्स लोकलाइज्ड ओस्टियोमाइलाइटिस कैन स्प्रेड थ्रू द बोन टू द मेरोस कॉर्टेक्स एंड पेरियोस्टियम। इस बात का मतलब है कि शुरू में जो इन्फेक्शन है ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि एक ही जगह तक महदूद रहता है, लेकिन बाद में ये पूरी बोन में फैल सकता है, जैसे कि बोन मेरो के अंदर फैल सकता है, कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर फैल सकता है। कॉर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, यानी हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो इन्फेक्शन कॉर्टेक्स में फैल सकता है। पेरियोस्टियम क्या है, पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर भी ये फैल सकता है, यानी बोन की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन पूरी बोन को इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन की। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन, एग्जाम्पल इन्फेक्टेड प्रेशर और वेस्कुलर अल्सर, सीजनल इन्फेक्शन। इस बात का ये मतलब है कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जैसे कि स्किन है, मसल्स हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन जो है वह आहिस्ता आहिस्ता बोन तक फैल जाता है। इसकी एग्जांपल में इन्फेक्टेड प्रेशर आता है, यानी जो ब्लड सोर हो जाते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएं। वेस्कुलर अल्सर आता है, यानी जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए या ज़ख़म हो जाए। सीजनल इन्फेक्शन है कि यानी जो ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म होता है अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो ये इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना हो तो इन्फेक्शन जो है वो बोन तक पहुँच जाते हैं और ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह बनते हैं। फिर क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट बोन कंटामिनेशन फ्रॉम बोन सर्जरी, बोन फ्रैक्चर और ट्रॉमेटिक इंजरी, एग्जांपल गन शूट वाउंड। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है वो सीधा बोन तक पहुंचता है, यानी डायरेक्ट बोन तक पहुंचता है किसी भी इंजरी या सर्जरी की वजह से। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है बोन सर्जरी, यानी बोन सर्जरी के दौरान जो जर्म्स हैं अगर वो बोन तक चले जाएं, या फिर कोई ओपन फ्रैक्चर हो जाए यानी हड्डी बाहर आ जाए, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए यानी जैसे गन शूट वाउंड वगैरह हो जाए, तो यहाँ ये इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली एंट्री करता है, इसमें बीच में कोई बैरियर नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट बोन कंटामिनेशन। उसके बाद क्या बता रहे हैं, हेमेटोजेनेस यानी ब्लड बॉन्ड स्प्रेड फ्रॉम अदर साइड ऑफ इन्फेक्शन, एग्जांपल इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स, बॉयल्स, इन्फेक्टेड टीथ, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास हेमेटोजेनिस है, हेमेटोजेनिस का मतलब है कि ब्लड के ज़रिए फैलने वाले इन्फेक्शन जो है, इस टाइप में इन्फेक्शन जो है वो ब्लड के ज़रिए बॉडी के किसी और हिस्से से हड्डी तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर टॉन्सिल्स हो गए हैं, जैसे कि गले का इन्फेक्शन है, बॉयल्स जिसे फोड़े कहते हैं वो हो गए, अगर दांतों का इन्फेक्शन हो गया है, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं और वहाँ से वो बोन तक फैल जाते हैं और वहाँ जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉजेज़। तो कॉजेज़ में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी क्या होती है, जब किसी एक्सीडेंट या चोट की वजह से हड्डी जो है वो एक्सपोज हो जाए, बोन एक्सपोज हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो जर्म्स आसानी से अंदर जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई डीप वुंड हो गया, तो ये हमारे पास है ट्रॉमेटिक इंजरी। उसके बाद कह रहे हैं एक्यूट इन्फेक्शन। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि अगर बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, अगर वो कंट्रोल ना हो तो वो बोन तक फैल सकता है और ओस्टियोमाइलाइटिस का सबब बन सकता है।
फिर बता रहे हैं ऑर्गेनिज्म सच एज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मोस्ट कॉमन ई कोलाई, प्रोटियस वल्गेरिस, यानी कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का सबब बनते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा ई कोलाई है, प्रोटियस वल्गेरिस है। तो ये बैक्टीरिया बोन तक जाकर इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ पर पस बना देते हैं। उसके बाद है फंजाई और वायरसेस, यानी कभी कभी इन्फेक्शन फंजाई या फिर वायरस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये कम कॉमन है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर की, तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं डायबिटीज़। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उनमें जो है ज़ख़म देर से बढ़ते हैं, देर से ठीक होते हैं और ये इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है बोन तक फैलने का। उसके बाद बता रहे हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस यानी जब पेशेंट हीमोडायलिसिस करवा रहे होते हैं तो उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। उसके अलावा आईवी ड्रग यूजेस, यानी जो लोग आईवी ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो जर्म्स हैं वो सीधा ब्लड तक पहुंचते हैं और ब्लड में एंटर होकर वो बोन तक पहुंच जाते हैं, तो इन लोगों को रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है। फिर बता रहे हैं एनी कंडीशन दैट डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द बोन, यानी ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि बोन तक ब्लड सप्लाई कम कर देती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर डिजीज़ हो गई, इंजरी हो गई, स्मोकिंग होगी, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती। इसके बाद बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम जो है इसमें हमें क्या बता रहे हैं, 3 श्योर सिग्नल ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस के 3 इंपॉर्टेंट और कॉमन साइन होते हैं जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में मिलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं, सडन पेन इन द अफेक्टेड बोन, यानी जो अफेक्टेड बोन होगी उसमें अचानक और तेज़ दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है, यानी पेशेंट को बिना किसी वार्निंग के सीवियर पेन होता है जो कि मूवमेंट से और बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टेंडरनेस, हीट एंड सॉइलिंग ओवर द इफेक्टेड एरिया। इस बात का ये मतलब है कि जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ पर टेंडरनेस होती है, यानी हाथ लगाने से पेन होगा पेशेंट को। उसके अलावा वहाँ पर हीट महसूस होती है और सूजन यानी स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उसके अलावा बता रहे हैं रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि पेशेंट उस बोन को या उस जॉइंट को प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, यानी दर्द और स्वेलिंग की वजह से मूवमेंट जो है वो लिमिटेड या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये 3 सिग्नल्स होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के। बात करेंगे डायग्नोस्टिक की, यानी इन्वेस्टिगेशन इन ऑस्टियोमाइलाइटिस में सबसे पहले क्या करवाया जाता है, WBC शोज़ ल्यूकोसाइटोसिस, यानी जो ब्लड टेस्ट है उसमें जो WBC वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए ज़्यादा WBC को बनाती है, इसलिए WBC हाई होते हैं। तो इसलिए जब भी WBC हाई हो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन का साइन है। उसके अलावा एक्सरेज, यानी एक्सरेज से बोन की कंडीशन देखी जा सकती है कि बोन जो है वो डैमेज हुई हुई है या डीकैल्सिफिकेशन हुआ हुआ है। उसके अलावा है बोन स्कैन। बोन स्कैन जो है एक स्पेशल टेस्ट होता है जो कि इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेता है। ये टेस्ट इन्फेक्टेड एरिया को हाईलाइट करता है, जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी शो होती है। ये हमारे पास इंटरवेंशन होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेड एंटीबायोटिक। पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। डॉक्टर जो हैं वो कल्चर रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं और ज़्यादातर IV एंटीबायोटिक दी जाती है, स्पेशली सीवियर केसेस के अंदर। उसके अलावा है स्टे हाइड्रेट, यानी पेशेंट को ज़्यादा पानी और फ्लूइड लेने चाहिए ताकि बॉडी जो है इन्फेक्शन से फ़ाइट कर सके। हाइड्रेशन से जो टॉक्सिन होता है बॉडी के अंदर वो निकल जाता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है, इसलिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, इमोबिलाइज द इफेक्टेड बोन, यानी जो इफेक्टेड बोन है उसे हिलाने से रोकना, इमोबिलाइज करना। इसमें स्प्लिंट या कास्ट यूज़ करते हैं ताकि मूवमेंट कम की जा सके, यानी मूवमेंट कम करने से पेन और डैमेज दोनों कम होते हैं। उसके अलावा बता रहे हैं अर्ली सर्जिकल ड्रेनेज टू रिलीव सिम्टम्स, यानी अगर पस पीप जमा हो जाए तो जल्दी सर्जरी करके इसे निकाला जाता है। इससे जो है प्रेशर कम होता है, पेन और इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं। फिर बता रहे हैं डाइट हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन C, यानी पेशेंट को प्रोटीन और विटामिन C से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए होती है और विटामिन C की अगर हम बात करें तो वो हीलिंग और इम्यूनिटी के लिए होती है। उसके अलावा बता रहे हैं सपोर्ट द इफेक्टेड लिम्ब विद फिम पिलो, यानी जो इफेक्टेड लिम्ब है उसे पिलो से सपोर्ट दिया जाता है। इससे जो है स्वेलिंग कम होती है, पेशेंट को कंफर्ट मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ तक हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।